हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे नायर असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का जो एग्ज़ाम रिसेंट में कंडक्ट हुआ था, उसमें जो इलेक्ट्रिकल सेक्शन हो गया, इसके अलावा इस्टेब्लिशमेंट रूल, फाइनेंशियल रूल, जीके सेक्शन, राजभाषा सेक्शन, इन सभी से टोटल 175 क्वेश्चन आए हुए थे और इसमें 150 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स एंड कलीग के साथ जरूर शेयर करें। स्टार्ट करते हैं आज का यह इंपॉर्टेंट सेशन। तो यहाँ पे हम टेक्निकल पोर्शन पर एक नज़र डालें। जैसे तो यहाँ पूछा जा रहा है, विच इज़ द अपेक्स बॉडी टू इंश्योर इंटीग्रेटेड ऑपरेशन ऑफ द नेशनल पावर सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे ये कुछ टेक्निकल सेक्शंस आपको दिख रहा होगा पेपर में, इस टाइप से पूछा गया है। यहाँ पे हम पेपर को लास्ट से स्टार्ट करते हैं, जिसमें एस्टेब्लिशमेंट सेक्शन और जीके सेक्शन के क्वेश्चंस को हम देखते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल रूल के सेक्शन को देखते हैं, रिव्यू करते हैं कैसा पूछा गया, फिर उसके बाद हम टेक्निकल सेक्शन की ओर बढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे फाइनेंशियल रूल को उठाते हैं। ठीक है, हम बात करेंगे यहाँ पे फाइनेंशियल रूल के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 35 पूछा जा रहा है, विच आर द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ अकाउंट डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे अकाउंट डिपार्टमेंट के फंक्शन की बात की जा रही है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है फंक्शन, जैसा कि मैंने वीडियोस अर्लियर वीडियोस में बनाए हुए हैं कि अकाउंट डिपार्टमेंट के क्या फंक्शंस हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कौन सा फंक्शन नहीं है। बजट प्रिपरेशन, फाइनेंशियल एडवाइस, इंटरनल चेक और अकाउंट कीपिंग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज़ व्हाट बजट प्रिपरेशन, क्योंकि बजट प्रिपरेशन जो है दैट लाइज विद व्हाट एग्जीक्यूटिव। हमेशा जो एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट है वही बजट प्रिपरेशन करता है। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34 की बात करेंगे यहाँ पे। फाइनल मोडिफिकेशन एस्टिमेट्स इज यूजुअली प्रिपेयर्ड इन विच मंथ। ये क्वेश्चन भी हमने जो है तो अर्लियर वीडियोस में डिस्कस किया है। एफएमई के बारे में पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज जो फाइनल मोडिफिकेशन एस्टिमेट्स है दैट इज व्हाट एफएमई। इसको इन द मंथ ऑफ फेबररी, अपकमिंग फेबररी मंथ में जो है तो इसको लाया जाता है। इसके अलावा जो एक एस्टिमेट्स होता है दैट इज व्हाट आरई और बीई होता है। ठीक है, तो बीई दैट इज व्हाट बिफोर एस्टिमेट्स एंड आरई फॉर रिवाइज्ड एस्टिमेट्स, सॉरी बजट एस्टिमेट्स। बी दैट इज व्हाट बजट एस्टिमेट। और बजट एस्टिमेट्स जो प्रिपेयर किया जाता है वह बेसिकली हमेशा अपकमिंग ईयर के लिए किया जाता है, और रिवाइज्ड एस्टिमेट्स होता है जो वह एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल ईयर के लिए होता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये एस्टिमेट्स। पहले अगस्त रिव्यू हुआ करता था, जिसको अभी डिस्पेंस किया गया आफ्टर द मर्जर ऑफ बजट दैट इज व्हाट फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर 2017-18 देयर इज नो अगस्त रिव्यू। तो ये पॉइंट को भी आप ध्यान में रखिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पूछा जा रहा है, प्रपोजल अंडर विच आर द फॉलोइंग फंड्स शुड मैंडेटरी इंक्लूडिंग रेट ऑफ रिटर्न। तो रेट ऑफ रिटर्न के लिए जो यहाँ पे पूछा जा रहा है, किस प्रपोजल के अंदर फंड को यूटिलाइज किया जाएगा और मैंडेटरी है, इसके लिए पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन में दिया है दैट इज कैपिटल, डीआरएफ, डीएफ, आरआरएस के। तो कैपिटल फंड जो है बेसिकली इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, विच आर द फॉलोइंग आइटम्स कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो जैसा कि आपको पता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है हमारा, वह डे टू डे एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है बेसिकली उसको हम एसेट क्रिएशन में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कौन सा जो है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट नहीं है। एक्सपेंडिचर ऑन सैलरी इज पार्ट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सो एक्सपेंडिचर ऑन परचेस ऑफ स्टॉक आइटम्स, expenditure on purchase of non-stock items and expenditure on setting up new wheel lathe। ठीक है, सो बेसिकली अगर हम कोई न्यू व्हील lathe अगर परचेज कर रहे हैं तो बेसिकली इट इज़ अ पार्ट ऑफ व्हाट कैपेक्स, दैट मीन्स व्हाट कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इट इज़ नॉट अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बहुत कॉमन सेंस से प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है, बहुत आसान पेपर मेरे को लग रहा है ये। विच इज़ द करेक्ट प्लान हेड फॉर आरएसपी प्रपोजल्स। ये सब आपको जो है तो अर्लियर वीडियोस में हमारे, अगर आपने वीडियोस केवल एक प्लेलिस्ट रिव्यू करी होगी दैट इज़ 2024 के नाम से, मैंने टारगेट 2024 के नाम से एक प्लेलिस्ट डाली हुई है। तो अगर आपने उसको रिव्यू किया होगा तो जरूर आपसे पूरा पेपर जो है तो बहुत इजीली बन गया होगा। यहाँ पे आरएसपी प्रपोजल के लिए जो है बेसिकली रोलिंग स्टॉक प्रोग्राम के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? प्लानेट 21 यूज़ करते हैं। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्लानेट 41 जो है तो बेसिकली एमएनपी के लिए होता है, और प्लानेट 31 जो है ट्रैक रेन्यूअल्स के लिए होता है। ट्रैक रेन्यू करना है अगर आपको, तो ट्रैक रिन्यूअल के लिए प्लानेट 31 है। प्लानेट 41 जो है बेसिकली
सेटिंग अप व्हाट वर्कशॉप्स एंड प्रोडक्शन यूनिट्स के सेटअप करने के लिए होता है। सो ऑप्शन नंबर 21 है बेसिकली, इट इज़ फॉर डेडिकेटेड फॉर रोलिंग स्टॉक प्रोग्राम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 की बात करेंगे। टू विच हेड द मटेरियल इशू टू वर्कशॉप आर जनरली चार्ज टू। तो देखिए यहाँ पे यहाँ पूछा जा रहा है कौन से हेड में जो है, तो जो मटेरियल इशू किया जाता है, मटेरियल इशू टू वर्कशॉप आर चार्ज WMS, सिंट, MAC और परचेज सस्पेंस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज वर्कशॉप मैन्युफैक्चरिंग सस्पेंस। आप सभी को पता है इसका आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज व्हाट, वर्कशॉप मैन्युफैक्चरिंग सस्पेंस। ओके। सिंट दैट मीन्स व्हाट, स्टोर्स इन ट्रांजिट। सिंट का फुल फॉर्म दैट मीन्स व्हाट, स्टोर इन ट्रांजिट। ओके। MAC दैट मीन्स व्हाट, मिसलिनियस एडवांस कैपिटल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज व्हाट, WMS। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करेंगे यहाँ पे। प्रपोजल फॉर मशीनरी अगेंस्ट रिप्लेसमेंट, वेरी वेरी सिंपल, मशीनरी अगेंस्ट रिप्लेसमेंट। देखिए यहाँ लिखा है मशीनरी अगेंस्ट रिप्लेसमेंट अंडर वर्क्स प्रोग्राम। अंडर वर्क्स प्रोग्राम कोई भी मशीनरी है उसको हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रिप्लेस कर रहे हैं। तो इसके लिए कौन से फंड से प्रपोजल होगा, दैट इज DF दैट इज फॉर डेवलपमेंट फंड, DRF डेप्रिशिएशन रिजर्व फंड, SRF स्पेशल रेलवे फंड और कैपिटल फंड। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज व्हाट, DRF डेप्रिशिएशन रिजर्व फंड। ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28 की बात करेंगे। यहाँ पे पूछा जा रहा है डेवलपमेंट फंड कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर 3, दैट इज 4। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 4। डेवलपमेंट फंड्स जो है 4 पार्ट्स में, DF1, DF2, DF3 और DF4। ठीक है, ये 4 पार्ट्स में डिवाइड है। ठीक है। DF1 दैट इज 23, DF2 33, DF3 43 एंड DF4 53। तो DF1 के अंदर बेसिकली क्या होता है, दैट इज व्हाट, पैसेंजर एमिनिटीज़ एंड अदर रेलवे यूजर्स एमिनिटीज़ आती हैं। ठीक है। DF2 के अंदर जो है आपके लेबर एंड स्टाफ वेलफेयर, लेबर वेलफेयर की बातें आती हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे रेलवे क्वार्टर, रेलवे हॉस्पिटल। ओके। पैसेंजर एमिनिटीज़ में जैसे वेटिंग रूम्स हो गया, है ना, या रेलवे में जैसे वेटिंग रूम्स हो गया, वेटिंग रूम्स जो हम पैसेंजर्स के लिए बनाते हैं, या फिर वाटर को ड्रिंकिंग करने के लिए RO वगैरह इंस्टॉल कराना, ये हो। लेबर वेलफेयर में जैसे आपका रेलवे हॉस्पिटल्स हो गया, रेलवे क्वार्टर्स हो गया, रेलवे स्कूल्स हो गए। ठीक है, ओवरऑल रेलवे कॉलोनीज हो गई। तो ये सब लेबर वेलफेयर के लिए आता है। अनरिम्यूनरेटिव वर्क्स होते हैं जैसे स्टेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हो गए, तो अनरिम्यूनरेटिव वर्क्स में आ जाएगा, अनरिम्यूनरेटिव वर्क्स। ओके। इसके अलावा जो 53 होता है दैट मीन्स व्हाट, सेफ्टी को हम यहाँ पे प्रायोरिटी देते हैं। तो सेफ्टी, सभी प्रकार की सेफ्टी, केवल जो ROB हो गया या RUB, ओवर ब्रिज, अंडर ब्रिज और जो लेवल क्रॉसिंग है, उसको छोड़कर जितनी प्रकार की सेफ्टी है वो सब DF4 के अंदर डील होती है। तो इस तरह से टोटल हमने जो है तो 4 प्रकार के जो है डेवलपमेंट फंड पढ़े। सो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 5 नहीं होगा। इस क्वेश्चन को आप चैलेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, MNP प्रोग्राम इज ड्रॉन बाय विच रेलवे हेड अंडर। तो ये मैंने आपको बता दिया, MNP दैट इज व्हाट, प्लानेट 41 का पार्ट है। सो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्लानेट 21 क्या है, बेसिकली RSP रोलिंग स्टॉक प्रोग्राम है। ठीक है। प्लानेट 42 आपको बता दिया उन्हें, वर्कशॉप्स और प्रोडक्शन यूनिट्स को सेटअप करना है। ठीक है। प्लानेट 16 के अंदर बेसिकली क्या होता है, रेलवे रिसर्च। ठीक है। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्लानेट 41। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। पूछा जा रहा है वर्कशॉप अकाउंट ऑफिसर्स रिपोर्ट टू। वर्कशॉप अकाउंट ऑफिसर्स दैट मीन्स व्हाट, WAO। या वर्कशॉप अकाउंट ऑफिसर्स जो है तो वो किसको रिपोर्ट करता है, इसके बारे में बात की जा रही है। तो वर्कशॉप अकाउंट ऑफिसर विल रिपोर्ट टू FA एंड CAO दैट मीन्स फाइनेंशियल एडवाइजर एंड चीफ अकाउंट ऑफिसर फॉर स्टोर्स एंड वर्कशॉप को रिपोर्ट करेगा। ठीक है। S फॉर स्टोर्स एंड W फॉर वर्कशॉप। ओके। सो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 की बात करेंगे। पेमेंट्स टू कॉन्ट्रैक्टर्स, ये मेरे को लग रहा है कि नायर का जो है तो फेवरेट क्वेश्चन है। पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर्स फॉर द वर्क्स डन अंडर मेंटेनेंस।
आर चार्ज टू, वेरी सिंपल, दैट इज PU32, दैट इज कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट्स। ओके, 27 फॉर स्टॉक आइटम्स के परचेजेस के लिए, 28 फॉर नॉन स्टॉक आइटम के परचेजेस के लिए, 32 जो है दैट इज फॉर कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 की बात करेंगे। यहाँ पे पूछा जा रहा है रीअप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स फ्रॉम वन सोर्स टू अनदर विद इन सेम प्लान हेड। तो रीअप्रोप्रिएशन के लिए बेसिकली अगर बात करें तो पूछा जा रहा है पार्लियामेंट्स, रेलवे बोर्ड, जनरल मैनेजर और DRM। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज व्हाट, रेलवे बोर्ड। ठीक है, रेलवे बोर्ड ही अथोराइज है इसके लिए। अगर आपको एक सोर्स से दूसरे सोर्स, वन सोर्स टू अनदर विद सेम प्लान हेड में आपको अगर करना है, रीअप्रोप्रिएशन करना है, रीडिस्ट्रीब्यूशन करना है फंड का, तो इस केस में आपको रेलवे बोर्ड्स के द्वारा ही ये किया जाएगा। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, डिमांड नंबर 4 ऑफ द ऑर्डनरी वर्किंग एक्सपेंसेस परटेन्स टू। वेरी सिंपल क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को भी मैं कई बार आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। यहाँ पे डिमांड नंबर 4 इज बेसिकली रिलेटेड टू रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ PBA एंड वर्क्स। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से डिस्कस कर लेता हूँ कि डिमांड नंबर 4 जो है तो बेसिकली डेडिकेटेड है फॉर PBA के लिए। डिमांड नंबर 5 जो है बेसिकली वह मोटिव पावर के लिए है। ठीक है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ मोटिव पावर। डिमांड नंबर 6 रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ C&W, कैरेज एंड वैगन जिसको बोलते हैं। डिमांड नंबर 7 जो है इट इज़ बेसिकली फॉर प्लांट एंड इक्विपमेंट्स, प्लांट एंड इक्विपमेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट। डिमांड नंबर 8 इज रिलेटेड बेसिकली अगर हम बात करें तो दैट इज़ व्हाट, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, डिमांड नंबर 8 के अंदर आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस फॉर रोलिंग स्टॉक एंड इक्विपमेंट, रोलिंग स्टॉक एंड इक्विपमेंट के लिए होते हैं। डिमांड नंबर 9 जो होता है, डिमांड नंबर 9 के अंदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आते हैं फॉर ट्रैफिक, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। डिमांड नंबर 10 जो होता है बेसिकली इट इज़ रिलेटेड टू ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑन फ्यूल। ठीक है, 11 की बात कर लेते हैं तो डिमांड नंबर 11 इज़ बेसिकली रिलेटेड टू स्टाफ वेलफेयर के लिए होता है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए, स्टाफ वेलफेयर के लिए जो है तो डिमांड नंबर 11 होता है। ठीक है, और डिमांड नंबर 12 की बात करें अगर तो बेसिकली मिसलीनियस वर्किंग एक्सपेंसेस आते हैं इसके अंदर, मिसलीनियस वर्किंग एक्सपेंसेस। डिमांड नंबर 13 बेसिकली PF हो गया, पेंशन हो गया, तो ये वेलफेयर जो एक्टिविटीज़ हैं ये डिमांड नंबर 13 के अंदर आते हैं। ओके, और डिमांड नंबर 15 जो है तो अभी डिविडेंड था वो कैंसिल कर दिया गया। डिमांड नंबर 14 जो है तो बेसिकली क्या है, अप्रोप्रिएशन टू फंड्स है। ठीक है, तो इसके अंदर अप्रोप्रिएशन है। 15 डिविडेंड वो क्रॉस हो गया, और 15 के बाद 16 जो है बेसिकली वो एसेट एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन और रिप्लेसमेंट के लिए होता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डिमांड्स थी। ठीक है, तो ये होप्स तो आपको याद हो गई होंगी, या फिर अगर नहीं याद हुई तो एक बार आप रिव्यू करिएगा इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 की बात करेंगे यहाँ पे। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कस्टडी ऑफ द बैंक गारंटी सबमिटेड बाय द कॉन्ट्रैक्टर्स टू रेलवे। तो रेलवेज़ के द्वारा जो कॉन्ट्रैक्टर्स के द्वारा जो बैंक गारंटी दी जाती है तो वो किसको सबमिट की जाती है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, ऑडिट ऑफिसर्स, अकाउंट ऑफिसर्स और कैशियर्स। वेरी सिंपल, दैट इज अकाउंट ऑफिसर्स। सो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 की बात करेंगे। व्हाट वर्क्स आर कैरीड आउट अंडर प्लानेट 51। वेरी सिंपल। ठीक है, तो गेज कन्वर्जन। ठीक है, तो गेज कन्वर्जन जो होता है बेसिकली वो है प्लानेट 14 का पार्ट है। बेसिकली मैं इस पेपर में देख रहा हूँ यहाँ पे, तो प्लानेट से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, इससे काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्लानेट पर मैंने डिटेल वीडियो बनाया है, जरूर आप वीडियोस को विजिट करिए। तो यहाँ गेज कन्वर्जन जो होता है प्लानेट 14 है। पैसेंजर एमिनिटीज़ की बात करें तो पैसेंजर एमिनिटीज़ बेसिकली प्लानेट 53 है। और स्टाफ क्वार्टर बेसिकली अगर बात करें तो स्टाफ क्वार्टर जो है यह प्लानेट 51 हुआ करता था। ठीक है, और प्लानेट 52 जो है वह एमिनिटीज़ फॉर स्टाफ हुआ करता था। प्लानेट 52 जो है वह क्या हुआ करता था, एमिनिटीज़ फॉर स्टाफ। तो रिसेंट ईयर में क्या हुआ, इसको मर्ज कर दिया गया 51 और 52 को, और इसका नाम दिया गया प्लानेट 51। ठीक है, और प्लानेट 51 के अंदर और जो ये स्टाफ क्वार्टर और एमिनिटीज़ फॉर स्टाफ था इसको मर्ज करके बना दिया गया एक नया प्लानेट जिसका नाम है स्टाफ वेलफेयर। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी आप चैलेंज कर सकते हैं क्योंकि प्लानेट 51 अभी करंट में स्टाफ वेलफेयर है, ना कि स्टाफ क्वार्टर के लिए है। ठीक है, तो प्लानेट 51 इज नाउ फॉर व्हाट, स्टाफ वेलफेयर। ठीक है, इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए अगर बात करें तो इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए जो प्लानेट है दैट इज व्हाट, प्लानेट 35 है। ठीक है, सो इट इज़ फॉर व्हाट, स्टाफ वेलफेयर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर
20 विच इज़ द फॉलोइंग वर्क्स विल नॉट बी चार्ज टू डेप्रिशिएशन रिजर्व फंड्स। वेरी सिंपल क्वेश्चंस। अगर आपके बेसिक्स क्लियर है तो आपको इस पेपर में करने में कोई कठिनाई नहीं आनी चाहिए। डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड्स, जैसा कि नाम से आपको पता है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू लाइंस, कैपिटल, ट्रैक रिन्यूएबल्स, ठीक है, रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग सिग्नलिंग सिस्टम, ठीक है। ये भी यहाँ पूछा जा रहा है विल नॉट बी चार्ज, सॉरी विल नॉट बी चार्ज, है ना। दैट मीन्स व्हाट, कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू लाइंस जो होगा यह कहाँ से होगा, कैपिटल से होगा। किससे होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर से होगा, ठीक है। यह डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड से नहीं होगा। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखते ही जो है तो आप इसको बना सकते हैं। ट्रैक रिन्यूएबल्स, जो एग्जिस्टिंग चीज़ है उसमें अगर हम रिन्यू करेंगे तो डीआरएफ से होगा। अगर हम कोई सिग्नलिंग सिस्टम में, कोई एग्जिस्टिंग सिग्नलिंग सिस्टम में अगर कोई रिप्लेसमेंट कर रहे हैं वो भी डीआरएफ से होगा। अगर कोई रोलिंग स्टॉक है, ओवर एज रोलिंग स्टॉक, उसको रिप्लेस कर रहे हैं तो वो भी डीआरएफ से होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, दैट इज व्हाट, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे यहाँ पे। इन रेफरेंस टू D&A रूल्स 1968, इंक्वायरी इज नॉट मैंडेटरी अंडर रूल। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में हर बार पूछा जाएगा और मुझे जहाँ तक लगता है कि आगे भी आने की प्रबल संभावना है ऐसे क्वेश्चंस की, कि पूछा जा रहा है कौन से ऐसे केसेस हैं जिसमें इंक्वायरी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो इसमें जो है तो 3 तरह के केसेस हैं, 14(1), 14(2) और 14(3). आप सभी को पता है 14(1) के अंदर बेसिकली अगर बात करें तो ऐसे केसेस हैं 14(1) के अंदर जिसमें अगर कोई क्रिमिनल चार्ज के लिए कन्विक्ट कर लिया गया है। सपोज 14(1) की अगर बात करें हम, तो 14(1) के अंदर ऐसे केसेस डेल्ट किए जाते हैं जिसमें कन्विक्शन ऑफ क्रिमिनल चार्ज हो गया है, ठीक है। और सो रेलवे सर्वेंट्स के ऊपर जो है, रेलवे सर्वेंट्स ने कोई कन्विक्ट कर दिया है, ठीक है, ऑन क्रिमिनल चार्ज। तो इस केस में डीए को ये लगता है, जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है वह उसको अगर ब्लेम वर्दी मान ले, ठीक है, ब्लेम वर्दी मान ले, तो इस केस में जो है तो उस पर बिना किसी इंक्वायरी के जो है तो उसको यहाँ पे उस पर कोई इंक्वायरी का नेसेसिटी नहीं होता। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल। अगर आपको यहाँ पे रहता है तो उसको आप सीधे पेनाल्टी दे सकते हैं अंडर 14(1). रेलवे सर्वेंट ने अगर कोई कन्विक्शन कर दिया है, ठीक है, और उस पर कोई क्रिमिनल चार्ज का कन्विक्शन लग गया है और डीए ने उसको मान लिया है, तो इस केस में उसको डायरेक्ट पेनाल्टी दे सकता है। देयर इज़ नो नेसेसिटी ऑफ इंक्वायरी। नेक्स्ट, रूल नंबर 14(2) की बात करें। 14(2) के अंदर बेसिकली क्या है, इट इज़ नॉट रीजनेबली प्रैक्टिकेबली पॉसिबल टू होल्ड इंक्वायरी, ठीक है। तो ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वह डीए को पावर देता है एज पर आर्टिकल 311 क्लॉज 2। जो 311 क्लॉज 2 है उसके अकॉर्डिंग डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के पास पावर है, ठीक है, कि डीए जो है अगर उसको यह लगता है कि इंक्वायरी होल्ड करना पॉसिबल नहीं है तो इस केस में डीए जो है सीधे पेनल्टी दे सकता है, ठीक है। और डीए में रिकॉर्ड्स द रीजन इन राइटिंग, और डीए को इसके लिए जो है तो क्यों पॉसिबल नहीं है उसका रीज़न राइटिंग्स में देना होता है, ठीक है, लिख कर उसको देना होता है। सपोज आप J&K घूमने गए और J&K घूमने गए और वहाँ पे जाके आपसे कोई सपोज कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, कुछ भी हो गया, मारपीट हो गई, और इस केस में आप कन्विक्शन हो गए, आप कन्विक्ट कर गए। तो इस केस में जो है तो J&K में डीए को नहीं लगा कि वहाँ पे इंक्वायरी होल्ड करना पॉसिबल है आप पर, तो इस केस में आप पर जो है तो पेनल्टी लगाई जा सकती है, ठीक है। रूल नंबर 14(3) की बात करें अगर, तो रूल नंबर 14(3) जो है, तो रूल नंबर 14(3) के अंदर बेसिकली आपको ऐसा लग रहा है यहाँ पे कि दैट मीन्स नॉट प्रेसिडेंट के ऊपर यहाँ पे बात की जाएगी, ठीक है। दैट मीन्स सिक्योरिटी ऑफ स्टेट अगर क्वेश्चंस है यहाँ पे, अगर आप की वजह से यहाँ पे सिक्योरिटी ऑफ स्टेट पर कोई क्वेश्चन मार्क होता है, ठीक है, तो इस केस में प्रेसिडेंट हैज़ पावर टू डिस्पेंस द इंक्वायरी नॉट ऑफ द डीए, ठीक है। प्रेसिडेंट के पास पावर होगी, यहाँ डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के पास पावर नहीं है, ठीक है। तो ये तीनों केसेस हो गए 14(1), 14(2) और 14(3). तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज व्हाट रूल 14(2). ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। व्हेन वाज द रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल फॉर्म्स? वेरी सिंपल, दैट इज व्हाट 1966। वेरी वेरी सिंपल, ठीक है। 1966 के अंदर जो है आपके रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल्स फॉर्म हुए।
ठीक है। अब 14 क्लॉज 1 की बात करें, जैसे मैंने अभी बात करी 14 क्लॉज 1 के अंदर जो है बेसिकली क्या हो रहा है कि 14 क्लॉज 1 में जो है तो आपने कोई अगर क्रिमिनल कोई क्राइम कर दिया और क्राइम के बाद जो है तो मामला कोर्ट में गया और कोर्ट ने केस में जो है आपके सज़ा सुना दी है, उसने जो है सज़ा सुना दी है। तो इस केस में जब कोर्ट ने सज़ा सुना दी है इसका मतलब कि सब कुछ प्रूफ हो चुका है कोर्ट के अंदर। तो इस केस में एम्प्लॉय को कन्विक्शन केस में सज़ा मिल चुकी है, इसलिए डीए जो है तो इस पर कोई इंक्वायरी की नेसेसिटी नहीं समझता। ओके, लेकिन 14 क्लॉज 2 का मामला थोड़ा सा अलग सा है। जैसे मैंने आपको बताया कि आप किसी ट्रिप पर गए जे के और बाई मिस्टेकन जो है आप क्योंकि रेलवे एम्प्लॉई हैं और पुलिस ने आपको धर लिया और आपको कस्टडी के अंदर ले गए, तो इस केस में जो है तो डीए को ये लगता है कि वहाँ पे इंक्वायरी होल्ड करना पॉसिबल नहीं है। तो इस केस में आपको जो है तो वहाँ पे वो डायरेक्ट पेनाल्टी इशू कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे। If a railway servant is transferred at a distance of more than 1000 किलोमीटर but less than 2000 किलोमीटर, तो वेरी सिंपल क्वेश्चंस और इसका आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज़ व्हाट, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 12। तो 12 डेज का उसको जो है आपका लीव, ज्वाइनिंग टाइम लीव मिलेगा। ठीक है, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ मेटल पास। यहाँ पे मेटल पास के बारे में बात की जा रही है। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, गोल्ड पास रहता है, सिल्वर पास रहता है, ब्रोंज पास रहता है। सो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इससे सिंपल क्वेश्चन तो अब नहीं आ सकता, मैंने आज तक नहीं देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे। नेम द फोरम इन इंडियन रेलवेज फॉर रिजॉल्विंग द डिस्प्यूट्स एंड डिफरेंसेस अराइजिंग बिटवीन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्टाफ। तो प्रशासन और कर्मचारियों के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट्स अराइज होता है तो इस केस में इसको सॉल्व करने के लिए कौन सा फोरम यूज़ किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज़ व्हाट, PNM, परमानेंट नेगोशिएटिंग मशीनरी। ओके, वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट है 14 नंबर। हु इज़ द प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी फॉर द PREM। तो PREM के लिए जो है पूछा जा रहा है। तो PREM दैट मीन्स व्हाट, पार्टिसिपेशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉयज़ इन मैनेजमेंट। और इसके लिए अगर बात करें यहाँ पे तो डिवीज़न लेवल पर सबसे पहले आपके जो प्रेसिडेंट्स होते हैं वो DRM साहब होते हैं और जो सेक्रेटरीज होते हैं इसके वह सीनियर DPO साहब होते हैं। सो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे। विच आर द फॉलोइंग कंडीशन इज टू बी फुलफिल्ड टू प्रमोट एन एम्प्लॉय टू द पोस्ट ऑफ मास्टर क्राफ्टमैन। तो मास्टर क्राफ्टमैन के लिए जो है बेसिकली कंडीशंस क्या होनी चाहिए इसके बारे में बात की जा रही है। तो इसके लिए जो उसका रेसिडेंसी पीरियड है दैट मीन्स व्हाट, शुड हैव सर्व्ड इन द स्किल्ड आर्टिशन ग्रेड 1 फॉर 2 ईयर्स। ठीक है, तो ग्रेड 1 के अंदर जो है तो उसको 2 साल कम से कम सर्व करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ही वो है मास्टर क्राफ्टमैन जिसको MCF बोलते हैं उसके लिए एलिजिबल होगा। सो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे यहाँ पे। अंडर HOER दैट इज आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेगुलेशन रूल्स विच कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉयज विल नॉट हैव द रोस्टर आवर। सो इंटेंसिव, कॉन्टीन्यूअस, इसेंशियल, इंटरमिटेंट्स और एक्सक्लूडेड। तो इसमें 4 कैटेगरीज होती है। ठीक है, इसमें जो एक्सक्लूडेड कैटेगरी है उसके लिए यहाँ पे रोस्टर आवर फिक्स नहीं है। ठीक है, जैसे मेट्रॉन हो गया है ना, सिस्टर इंचार्ज हो गई या फिर ANM हो गई है ना, तो इनके लिए जो है एक्सक्लूडेड, ये सब एक्सक्लूडेड कैटेगरी के अंदर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ फाइनेंशियल अपग्रेडेशन विच कैन बी ग्रांटेड अंडर MACP। MACP के अंदर जो है कितने नंबर ऑफ फाइनेंशियल अपग्रेडेशन दिए जाते हैं। तो MACP के अंदर जो है तो 3 फाइनेंशियल अपग्रेडेशन 10 साल, 20 साल और 30 साल के अंदर दिए जाते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहले इस स्कीम को जो है तो 2009 में लाया गया। इसके पहले जो है तो ACP दैट इज अश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन स्कीम लाया गया था इन द ईयर 1999 के अंदर। ओके, और जिसमें जो है तो 12 साल और 24 साल के अंदर जो है तो 2 फाइनेंशियल अपग्रेडेशन दिए जाते थे। ठीक है, और बाद में जो है तो 10 साल, 20 साल और 30 साल में जो है तो 3 फाइनेंशियल अपग्रेडेशन MACP के अंदर दिए जाते हैं। सो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। रेलवे सर्वेंट इज रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट टू गवर्नमेंट
एनी मूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन इफ वैल्यू ऑफ दिस ट्रांजैक्शन एक्सीड्स। तो रेलवे सर्वेंट्स को जो है रिक्वायर्ड होता है, अगर कोई मूवेबल प्रॉपर्टी ली है और उसकी जो वैल्यू है वह 2 मंथ्स ऑफ बेसिक पे से एक्सीड्स कर रही है, तो इस केस में उसको गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल, रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, रूल नंबर 18। नेक्स्ट है कम्यूटेटेड पेंशन ऑफ द रेलवे सर्वेंट इज रिस्टोर्ड आफ्टर द पीरियड ऑफ। वेरी सिंपल क्वेश्चन। कम्यूटेड पोर्शन ऑफ द पेंशन है, कम्यूटेड पोर्शन, ठीक है, ऑफ पेंशन इज रिस्टोर्ड आफ्टर 15 ईयर्स। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पेनाल्टी अंडर रूल 6 ऑफ D&A? सेंश्योर, विदहोल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट और सस्पेंशन और कंपल्सरी रिटायरमेंट। सस्पेंशन इज नॉट अ पेनाल्टी, सो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन एज यूजुअल बाय नायर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है an unavailed period of the joining time admissible to railway servant shall be credited to his or her leave accounts LHAP LAP। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज LAP। ठीक है, तो जो हमारी ज्वाइनिंग टाइम लीव है अगर एम्प्लॉय उसको अवेल नहीं करता तो वह LAP के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। ओके, सो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। व्हाट इज द अपर लिमिट ऑफ चाइल्ड केयर लीव फॉर द रेलवे एम्प्लॉयज टू चाइल्ड केयर लीव 365 डेज, 90 डेज, 730 डेज एंड 60 डेज। तो जैसे कि आपको पता है चाइल्ड केयर लीव की अगर बात करें यहाँ पे, तो चाइल्ड केयर लीव के लिए आपको 2 साल दो जीवित बच्चों तक के लिए जो है उनकी देखभाल करने के लिए जो है चाइल्ड केयर लीव रेलवे द्वारा दी जाती है, और यह 730 डेज की मिलती है CCL। ठीक है, चाइल्ड केयर लीव होती है, और इसमें जो फर्स्ट 365 डेज है उसके अंदर आपको 100% पूरा सैलरी मिलता है, और जो नेक्स्ट है 80 नेक्स्ट 365 डेज के अंदर आपको 80% ऑफ बेसिक पे प्लस DA जो है तो आपको मिलता है। तो इस केस में जो है तो यहाँ पे आंसर किया जाएगा दैट इज नॉट 730 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे यहाँ पे। व्हाट इज द पीरियोडिसिटी ऑफ द पार्टिसिपेशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉयज इन मैनेजमेंट PREM एट अ जोनल लेवल? तो एट अ जोनल लेवल अगर बात करें तो PREM जो होता है वह बेसिकली वह क्वार्टरली होता है, दैट मीन्स व्हाट वंस इन अ 3 मंथ। सो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, वंस इन अ 3 मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर The family of the railway servant who dies during service may be allowed to retain the railway accommodations for dash months on normal rent। अगर कोई रेलवे एम्प्लॉय है और इन द कोर्स ऑफ ड्यूटी अगर वो डाई कर जाता है ड्यूरिंग द सर्विस he may be allowed to retain his family may allowed to retain the railway accommodations for 2 years on the normal rent। 2 years that is equal to what 24 months। so option नंबर जो 4 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या जाएगा? दैट इज व्हाट 24 मंथ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे यहाँ पे। कैन अ रेलवे पर्सन बी रिड्यूस्ड अंडर रेलवे सर्वेंट D&A रूल्स टू अ लोअर पोस्ट अ ग्रेड बिलो हिज रिक्रूटमेंट ग्रेड? तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज नो, अ बिग नो। ठीक है, तो किसी भी रेलवे सर्वेंट्स को अगर आपको मेजर पेनाल्टी दे रहे हैं तो इस केस में उसकी जो मेजर पेनाल्टी है वह बिलो द रिक्रूटमेंट ग्रेड नहीं हो सकती। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। यहाँ पे पूछा जा रहा है विच अथॉरिटी इज एम्पावर्ड टू ऑर्डर फॉर कटिंग पेंशन ऑफ रिटायर्ड रेलवे सर्वेंट्स अंडर रेलवे सर्वेंट D&A रूल्स प्रोसीडिंग्स? तो DRM, GM और AGM और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अगर बात करूँ यहाँ पे तो जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उनके पास पावर है फॉर कटिंग पेंशन फॉर द रिटायर्ड रेलवे सर्वेंट्स अंडर D&A रूल्स प्रोसीडिंग्स। और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट अगर मैं यहाँ पे बताऊँ अगर तो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि SF13 जो नॉर्मली लोगों को पता नहीं रहता, दैट इज स्टैंडर्ड फॉर्म 13 इज बेसिकली फॉर परमिशन फॉर टेकिंग परमिशन
फॉर टेकिंग परमिशन फ्रॉम प्रेसिडेंट फॉर एक्शन अगेंस्ट रिटायर्ड स्टाफ, फॉर एक्शन अगेंस्ट रिटायर्ड स्टाफ। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके लिए कौन सा SF दैट इज स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर 13 है, जिसके तहत जो है तो परमिशन ली जाती है प्रेसिडेंट से फॉर एक्शन दैट मीन्स फॉर DAR एक्शन अगेंस्ट द रिटायर्ड स्टाफ। एंड SF 14 के अंदर जो है चार्जशीट इशू कर दी जाती है फॉर द रिटायर्ड स्टाफ। तो रिटायर्ड स्टाफ के अगेंस्ट जो है DAR एक्शन थ्रू SF 14 होता है, ये आप याद रखिए यहाँ पे। तो SF 11, SF 5 और SF 14 ये तीनों आपको याद रखना है। SF 14 फॉर रिटायर्ड स्टाफ होता है या रिटायर्ड एम्प्लॉय होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे कटिंग पेंशन की बात करेंगे तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज सोलली रिस्पॉन्सिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करेंगे। यहाँ पे पूछा जा रहा है व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म 7 इज यूज्ड अंडर रेलवे सर्वेंट डिसिप्लिन एंड अपील रूल। तो वेरी वेरी सिंपल, यहाँ पे अगर बात करें तो जो इंक्वायरी ऑफिसर है, अपॉइंटमेंट ऑफ इंक्वायरी ऑफिसर्स, और यह इंक्वायरी ऑफिसर्स का अपॉइंटमेंट किसके द्वारा होता है, बाय डिसिप्लिनरी अथॉरिटी होता है, ठीक है। और इसके लिए जो है तो स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर 7 इशू किया जाता है। और जनरली जो विजिलेंस केसेस होते हैं तो उनके लिए जो है तो एक प्रेजेंटिंग ऑफिसर की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, दैट इज ऑल्सो अपॉइंटेड बाय DA, ठीक है। और इस केस में जो है तो SF 8 इशू किया जाता है, ठीक है। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। सो टू इशू व्हाट अपॉइंटमेंट ऑफ इंक्वायरी ऑफिसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज, अब यहाँ से आपने फाइनेंशियल रूल के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, स्टैब्लिशमेंट कंप्लीट कर लिया। अब आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन जो है राजभाषा सेक्शन से। व्हाट इज द प्रीलिमिनरी कोर्स ऑफ हिंदी फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए जो है तो प्रीलिमिनरी हिंदी कोर्स कौन सी है, इसके बारे में बात की जा रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज व्हाट, प्रबोध प्रवीण प्रज्ञा। तो प्रबोध इज द राइट आंसर। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए जो है एलिमेंट्री हिंदी कोर्स या प्रीलिमिनरी कोर्स जो है वो कौन सा है, दैट इज व्हाट, प्रबोध। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। हु इज द चेयरमैन ऑफ रेलवे हिंदी सलाहकार समिति या कंसल्टेटिव कमेटी की बात करेंगे यहाँ पे। तो इसके लिए जो है दैट इज रेल मंत्री, जो हमारे रेलवे मिनिस्टर श्री अश्विनी वैष्णव इज द चेयरमैन ऑफ रेलवे हिंदी सलाहकार समिति। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन क्वेश्चन को हम रैपिड फायर में करेंगे क्योंकि काफ़ी आसान क्वेश्चन है। हु इज द चेयरमैन ऑफ केंद्रीय हिंदी समिति। तो केंद्रीय हिंदी समिति के जो चेयरमैन होते हैं वो हमारे PM साहब होते हैं, ठीक है। इट इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, दैट इज प्रधानमंत्री और प्राइम मिनिस्टर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 की बात करेंगे। यहाँ पे पूछा जा रहा है विच अवार्ड स्कीम इज फॉर इंट्रोड्यूस फॉर द प्रमोशन और प्रमोट ओरिजिनल बुक राइटिंग इन हिंदी और टेक्निकल रेलवे सब्जेक्ट्स। तो टेक्निकल रेलवे सब्जेक्ट्स के लिए जो बेसिकली अगर बात करूँ यहाँ पे तो लाल बहादुर शास्त्री तकनीकी मौलिक लेखन पुरस्कार जो है रेलवे के द्वारा दिया जाता है। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 की बात करेंगे। विच अवार्ड स्कीम हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड फॉर कलेक्शन ऑफ पोएट्री टू इनकरेज द लिटरेरी टैलेंट ऑफ द रेलवे एम्प्लॉय। तो इसके लिए जो है बेसिकली मैथिली शरण गुप्त अवार्ड स्कीम चालू की गई है। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 की बात की जा रही है। विच फॉर्म ऑफ द न्यूमरल्स टू बी यूज फॉर ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन के लिए जो है इंटरनेशनल फॉर्म ऑफ इंडियन न्यूमरल्स को यूज़ किया गया है, ठीक है। सो इंटरनेशनल फॉर्म ऑफ इंडियन न्यूमरल्स को यूज़ किया गया है। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, दैट इज व्हाट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49 की बात करेंगे। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स हाउ मेनी क्लासिफिकेशन of the regions of the state and the union territories have been there। so इस केस में अगर बात करें तो there are 3 regions। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो राजभाषा नियम 12 के अनुसार राजभाषा अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों का समुचित अनुपालन का उत्तरदायित्व किस पर होता है। तो इंचार्ज ऑफ राजभाषा सेक्शन PHOD ऑफ द राजभाषा डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ ऑफिस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज व्हाट, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ ऑफिस। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस, ठीक है, एज पर द ऑफिशियल लैंग्वेज रूल नंबर 12।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करेंगे। पूछा जा रहा है व्हेन मे एन इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट बी आस्क्ड फॉर। तो अगर कोई डॉक्यूमेंट्स है और उसका नेचर जो है लीगल या टेक्निकल नेचर है, तो उसके बारे में जो है तो उसका हिंदी अनुवाद मांगा जा सकता है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करेंगे। पूछा जा रहा है हु इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट डॉक्यूमेंट अंडर सेक्शन 3 ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट बी इशूड इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। तो जो भी ऑफिसर है जो उसको साइन करेगा, ठीक है, उसके द्वारा जो है तो इसका निर्धारण किया जाएगा। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, द पर्सन साइनिंग ऑन द डॉक्यूमेंट। ओके, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। और इसके अंदर अगर बात करें तो टोटल 13 डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसको इसकी कैटेगरी में रखा गया है। लाइक अगर बात करें इसके अंदर तो रेजोल्यूशंस हो गए जैसे, ठीक है, जनरल ऑर्डर्स हो गए, रूल्स हो गए, नोटिफिकेशंस हो गए, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर रिपोर्ट्स हो गई। इसके अलावा अगर बात करें तो प्रेस कम्युनिक्स हो गए, ठीक है, प्रेस कम्युनिक्स, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर रिपोर्ट्स दैट इज़ लेड बिफोर द व्हाट पार्लियामेंट। अगर पार्लियामेंट के बिफोर लीड करना है उसको तो ऐसी रिपोर्ट्स हो गई। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए, ठीक है, एग्रीमेंट्स हो गए, लाइसेंसेस हो गए, परमिट्स हो गए, ठीक है, और टेंडर नोटिस हो गए, और फॉर्म्स ऑफ टेंडर। तो ये टोटल 13 डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके लिए जो है तो रूल सेक्शन 3 ऑफ 3 अप्लाई हो रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है व्हाट इज द फंडामेंटल फंक्शंस ऑफ द कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट ऑन द ऑफिशियल लैंग्वेज। तो इसका जो मेन पर्पज है दैट इज़ टू रिव्यू द व्हाट प्रोग्रेस यूज़ ऑफ हिंदी। सो प्रोग्रेसिव ऑफ हिंदी, यूज़ ऑफ हिंदी को रिव्यू करना जो है तो बेसिकली इट इज़ द वर्क ऑफ व्हाट कोपो, कमिटी ऑफ पार्लियामेंट्री ऑफिशियल लैंग्वेज, कोपोल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 कन्वेंशनली हु इज इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ द कमिटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन द ऑफिशियल लैंग्वेज। तो होम मिनिस्ट्री साहब जो हैं बेसिकली इट इज़ सोनली अपॉइंटेड एज द चेयरमैन। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पे अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 हाउ मेनी डॉक्यूमेंट्स आर मैंडेटरली टू बी इशूड इन द बाइलिंगुअल फॉर्म। तो इसको अभी हमने डिस्कस करा, दैट इज़ व्हाट टोटल 13 डॉक्यूमेंट्स होते हैं। ठीक है, अभी हमने इसके नाम भी लिए, तो प्लीज़ रिमेंबर इट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करेंगे। फ्रॉम व्हेन डिड द सेक्शन 3 ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट कम इनटू फोर्स। तो जो सेक्शन 3 ऑफ 3 है ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट वह 26 जनवरी 1965 से आया। सो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन ऑफ इंडिया। तो फादर ऑफ द वाइट रेवोल्यूशन ऑफ इंडिया इज़ मिस्टर वर्गीस कुरियन। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली अगर बात करें तो इनकी जो डेथ हुई थी वह इन द ईयर 2012 में हुई थी। और फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करें तो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इज़ द मिस्टर MS स्वामीनाथन। और इनका भी हाल फिलहाल जो है तो सितंबर 2023 में जो है तो डेथ हुआ। तो प्लीज़ रिमेंबर इट, वेरी इंपॉर्टेंट नेम, आगे के एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, मिसाइल मैन जो है तो APJ अब्दुल कलाम हो गए, यहाँ पे CN राव साहब भी साइंटिस्ट थे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज के वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे जो वीडियो रहेगा हमारा, उस वीडियो में हम जो है तो इसके GK सेक्शंस को और इलेबोरेटली कवर करेंगे। इसके अलावा कुछ एस्टैब्लिशमेंट सेक्शन के क्वेश्चंस और कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस को भी रिव्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स, गुड लक फॉर योर एग्जाम, कीप स्माइलिंग, कीप रीडिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।